Hello everybody, how are you all? I hope you all are doing great and staying absolutely fit and fine. So welcome to our YouTube channel Incredible Abhishek. मेरा नाम प्रद्युम्न कुमार सिंह है and today I am going to discuss with you all the topic is fundamental rights. So as an aspirant of CFKF CDS examination or any kind of examination or as a citizen of India, we have to know that भाई क्या है ये fundamental rights. हमें पता होना चाहिए that what is fundamental rights. ठीक है. और if we talk about as an aspirant as an examination point of view से अगर मैं बात करूँ तो we can see the previous year papers that questions are coming very frequently, like 4 to 5 questions each and every year we will found that are coming from these topics है ना. तो if you see कि भाई ये कौन कौन से टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, देन यू विल सी कि फ्रॉम पार्ट 2 टू पार्ट 4A ये क्वेश्चंस हैं जो सेट ऑफ ग्रुप ऑफ जो आपके चैप्टर्स हैं यहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और 4-5 क्वेश्चंस बंच में पूछे जा रहे हैं आपसे, है ना. तो फ्रॉम योर सिटीजनशिप और फ्रॉम योर फंडामेंटल राइट्स और DPSP और फ्रॉम योर पार्ट 4A दैट इज़ योर फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि अभिषेक सर ने लास्ट वीडियो में ही कराया है. इफ़ यू डोंट वॉच दैट वीडियो देन प्लीज़ डू दैट, क्योंकि क्वेश्चंस बन रहे हैं और क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली बन रहे हैं. सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कवर दिस टॉपिक. तो आई एम गोइंग टू कवर दिस टॉपिक इन 3 वीडियोज़ ताकि एक बार में ही बर्डन क्रिएट ना हो आप पे, तो और वीडियो बड़ा भी ना बने फॉर माई सेक ऑल्सो, है ना. दोनों का सोच के चलना पड़ता है. तो दिस इज़ द थिंग. तो मैं इसको 3 वीडियोज़ में कंप्लीट करने वाला हूँ. इन पार्ट 1 आई विल बी डिस्कसिंग सम बेसिक थिंग्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स and like 14 to 18 we'll cover in first video, then in second video from 19 to 22 I'll cover, and from 23 to left portion like 32 तक हम लोग थर्ड वीडियो में कवर करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आप भी कॉपी पेन उठा लीजिए. थोड़ा बहुत जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे प्लीज़ नोट इट डाउन. ऑल्दो मैं ये PDF प्रोवाइड करूँगा ऑन आवर टेलीग्राम, सो नो नीड टू वरी. बस आराम से पढ़िए आप और थोड़ा सा जो मेरे पास नॉलेज है आई विल ट्राई टू शेयर विथ माई बेस्ट पोटेंशियल. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट डाइव विद द टॉपिक. ओके, तो लेट मी जूम इट आउट. ओके, तो भैया जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं दैट कम्स अंडर पार्ट 3. ठीक है, कहाँ कहाँ से, तो आर्टिकल 12 to 35. और कहाँ से हमने उसको लिया है, दैट वी हैव इंस्पायर्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA बिल ऑफ राइट्स. ठीक है. नाउ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो भैया फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, व्हाट आर दीज फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन और आंसर भी इसका सिंपल है. ठीक है, लेट मी गिव इट टू यू. तो फंडामेंटल राइट्स क्या है, इसका एक सिंपल आंसर है दैट इज़ ये वो राइट्स हैं जो हर सिटीज़न को गारंटी किए गए हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड. ठीक है, तो इन सिंपल वे वी कैन से दैट कि ये वो राइट्स हैं जो हर एक सिटीज़न को गारंटी किए गए हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन. अगर मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करूँ तो आई कैन से दैट कि भाई दे अपहोल्ड द इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल, द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, है ना, द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड द यूनिटी ऑफ नेशन. ठीक है, तो दिस इज़ द सिंपल डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज़ और डिस्कस करता हूँ इसके बारे में, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स ही क्यों कहते हैं, है ना, कुछ और क्यों नहीं बुलाते इसको. तो क्योंकि दे गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज दीज फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, है ना. अगर आप बात करो कि अपने पास अगर इक्वालिटी होगी तभी तो डेवलपमेंट होगा, आपके पास अगर फ्रीडम है तभी आपको पुलिस भी अरेस्ट नहीं कर सकती बिना कारण बताए. ठीक है, मुझे ये स्टेट ये नहीं बताएगा कि भैया मुझे कौन सा धर्म फॉलो करना है बिकॉज आई हैव द लिबर्टी. सो दैट्स वाई फंडामेंटल राइट्स. ओके, अब नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि भैया जो ये फंडामेंटल राइट है क्या इसको अमेंड किया जा सकता है. ठीक है, तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल किया जा सकता है. ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं आपके साथ 2 केसेस को डिस्कस करना चाहूँगा, है ना. तो वो केसेस क्या क्या थी. ठीक है, तो लेट मी इरेज दैट वन. ओके, थोड़ा सा नीचे आते हैं. तो पहला केस आया हमारे पास, दैट इज़ गोलकनाथ केस वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब, दैट इज़ इन 1967. ओके, कौन सा केस था ये, गोलकनाथ केस, है ना, वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. ओके, ये केस था. ठीक है, इस केस के आने से पहले, है ना, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, इस केस के आने से पहले एक कंडीशन थी
कि क्या कंडीशन थी हमारी कि कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है ना। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन भी फंडामेंटल राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आता है, तो उसको भी चेंज कर सकते हैं ऑब्वियसली, है ना। लेकिन फिर ये केस आता है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 के अंदर वो ट्रांसडेंटल हैं, ठीक है, मतलब कि चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस केस के आने से पहले था कि भैया मतलब पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन फिर ये केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 के अंदर उनको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। बट उस समय हमारी पीएम कौन थी? पीएम थी हमारी इंदिरा गांधी जी। वाह, ओके। तो इंदिरा गांधी जी पीएम थी। तो 1971 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दी और उसमें डाल दिया कि आर्टिकल 368 के प्रोसीड्योर को फॉलो करके पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बदलाव कर सकती है ना। मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पर सारी पावर अपने हाथ में ले ली, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स को कुछ भी बदलाव किया जा सकता है, ठीक है, पावर पार्लियामेंट के हाथ में है, ठीक। उसके बाद हमारे पास एक और केस आता है 1973 में, अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, ठीक है। दैट इज़ केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। यार मेरी हैंड बहुत ज़्यादा, मतलब हैंड राइटिंग मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, सो प्लीज़ बेयर विद मी, है ना। तो पता ही नहीं क्या होगा हैंड राइटिंग से मेरा। ओके, सो फर्दर मूविंग विद द टॉपिक। अब इस केस में केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसमें एक केस मतलब इसमें इस केस में कहा गया कि भाई पार्लियामेंट के पास तो फुल पावर है ना, जो कि 24th के अंडर आपने पार्लियामेंट को दे दी कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी भाग को अमेंड कर सकता है, बिल्कुल सही है ना। बट कहा गया यहाँ पर कि पार्लियामेंट, इस केस में कहा गया दैट पार्लियामेंट जो है वो बेसिक फीचर्स को चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। बेसिक फीचर्स जो हैं उसको चेंज नहीं कर सकती। और ये बेसिक फीचर्स क्या हैं ये बताया नहीं गया, ये भी बताया नहीं गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने अनाउंस नहीं किया दैट व्हाट आर द बेसिक फीचर्स, है ना। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज़ कि भाई हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है ये जस्टिसेबल है, यू कैन गो डायरेक्टली टू द कोर्ट, ठीक है। कौन सा कोर्ट? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अगर आपने मेरा सुप्रीम कोर्ट वाला वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ डू गो एंड चेक दैट वीडियो, है ना। दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अभी कुछ PCS एग्ज़ाम्स हुए थे तो उसमें भी 2 क्वेश्चंस पूछा गया है ना। तो प्लीज़ डू चेक इट आउट, आवर सुप्रीम कोर्ट वाला वीडियो एंड एवरी वीडियो, ऑल आर बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, है ना। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जस्टिसेबल हैं, बट जो हमारे प्रीएम्बल DPSP फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ना वो नॉन जस्टिसेबल है ना। अब मैं आपसे बात करूंगा अबाउट फ्यू आर्टिकल्स जो कि सिर्फ हमारे पास ही हैं, है ना, जो फॉरेनर्स को नहीं दिए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से आर्टिकल्स है भाई वो? तो आर्टिकल 15, 16, 19, है ना। उसके बाद आता है हमारा 29 एंड देन 30। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं दैट इज़ ओनली फॉर आवर सिटीजन्स, जो कि फॉरेनर्स के पास नहीं है, ठीक। आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये जो हैं एब्सोल्यूट नहीं है, दीज आर क्वालिफाइड, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट नहीं है, दे आर क्वालिफाइड, ठीक है। अब एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि इन फंडामेंटल राइट्स पे स्टेट जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं। आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल ताकि आपको समझ में आ सके। मान लेते हैं आपको किसी मंत्री की बात समझ में नहीं आ रही, अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। तो आप किसी मंत्री के खिलाफ बोल सकते हो, धरना भी दे सकते हो, बट गाली तो नहीं दोगे यार उसको, है ना। दैट इज़ द थिंग। आई नो दिस एग्जाम्पल इज़ क्वाइट फ़नी, बट समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो किसी मंत्री के खिलाफ आप बोल सकते हो, धरना दे सकते हो, बट आप उसको गाली तो नहीं दोगे, है ना। तो वहाँ पर लिमिटेशंस हो जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ है। देन वन मोर थिंग, अगर आर्टिकल 352 की बात करें दैट इज़ योर नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। आर्टिकल 352 योर नेशनल इमरजेंसी। तो इस केस में क्या होता है कि जो आर्टिकल 20 और 21 होते हैं हमारे ना,
वो सस्पेंड नहीं होते हैं, बाकी सारे जो आर्टिकल होते हैं ना वो सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, इन आर्टिकल्स को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जो कि सस्पेंड नहीं होते। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि कुछ आर्टिकल्स जो होते हैं हमारे वो नेगेटिव इन कैरेक्टर होते हैं और कुछ होते हैं हमारे पॉजिटिव इन कैरेक्टर। ठीक है, तो जो नेगेटिव इन कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि जो भी हमारे नेगेटिव इन कैरेक्टर है वो स्टेट को कुछ करने से मना करते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस लगाते हैं स्टेट पे, दे आस्क द स्टेट टू नॉट टू डू समथिंग, है ना। जैसे कि आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ। स्टेट हमारी लाइफ विदाउट प्रोसेस ऑफ लॉ के नहीं ले सकती, है ना, विदाउट एनी रीजनेबल रीजन हमारी लाइफ को नहीं लिया जा सकता, है ना। स्टेट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं नेगेटिव फंडामेंटल राइट्स के द्वारा। और कुछ जो फंडामेंटल राइट्स होती हैं दे आर पॉजिटिव इन कैरेक्टर। ठीक है, मतलब दे आर आस्किंग द स्टेट टू प्रमोट समथिंग। अब क्या चीज़ है जिनको प्रमोट कर सकते हैं, जैसे हमारी राइट टू इक्वालिटी हो गई, राइट टू अपॉर्चुनिटी हो गई, है ना। तो मतलब राइट टू इक्वालिटी हो गई, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो गई, तो इन सबको बढ़ावा देने के लिए दे आर पॉजिटिव इन कैरेक्टर। तो जस्ट रिमेंबर दैट कि कुछ जो होती हैं हमारी नेगेटिव इन कैरेक्टर होती हैं और कुछ होती हैं हमारी पॉजिटिव इन कैरेक्टर। ठीक है, आई होप यहाँ तक मैं आई एम एबल टू डिलीवर यू द बेस्ट, ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, नाउ मूविंग फॉर द let's move to the next slide यार। ओके, सो देयर यू गो। सो हमारी फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18 जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देन इज़ योर राइट टू फ्रीडम, राइट जो कि 19 से 22 में है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉटेशन दैट इज़ 23-24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25-28, है ना। देन कल्चरल एजुकेशनल राइट्स 31 इज़ योर राइट टू प्रॉपर्टी एंड योर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 32। अब आर्टिकल 31 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, राइट जो हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है ना। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है। ठीक है, अब वन बाय वन विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल 14, है ना। 14 से हम डिस्कस करते हैं और 18 तक आज जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में विल कवर 19 to 22, है ना। इसका जो PDF है दैट विल बी अवेलेबल ऑन योर टेलीग्राम, है ना। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है देन यू कैन डायरेक्टली आस्क इन द कमेंट बॉक्स, वी आर हैप्पी टू आंसर विद इन 24 आवर्स, है ना। ओके, देन मूव फर्दर विद आर्टिकल 14। देयर यू गो, दिस इज़ योर आर्टिकल 14। ओके, ये जो मैं आपको कटआउट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, दीज आर लाइक स्मॉल इन अ वेरी ब्रीफ वे में आपको ये सारी चीज़ें समझाने के लिए, ठीक है, ताकि आपको जो रिवीजन टाइम हो तो उसमें आपको बहुत आराम से ये सारी चीज़ें समझ में आ सके। बाकी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज़ों को अपने वे में, ताकि आपको समझ में आ सके चीज़ें, है ना। ओके, नाउ मूविंग फर्दर विद द टॉपिक दैट आर्टिकल 14, इसमें दो चीज़ें कहता है ये। पहला है राइट टू इक्वालिटी, सॉरी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड योर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, हमारा जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, तो इसमें क्या होता है दैट इज़ एवरीबडी इज़ इक्वल इन आइज़ ऑफ लॉ। ठीक है, कोई भी लॉ जो बना हुआ है वो सबके लिए इक्वल है। ठीक है, दिस इज़ रूल ऑफ लॉ। ठीक है ना, हमारा देश जो है, हमारे देश में कानून का शासन है, बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसके साथ साथ। ठीक है, व्हाट आर द एक्सेप्शंस, कि भैया जैसे कि कोई फॉरेन के एम्बेसडर्स हैं हमारे यहाँ रहते हैं, तो वहाँ किसी का मर्डर कर दिया उन्होंने, ठीक है, तो हमारा लॉ उन पर काम नहीं करेगा। ठीक है, आई थिंक कहीं ना कहीं लिखा होगा नीचे। ओके, हाँ, ये देखिए, ये पॉइंट आप पढ़िएगा, सारी चीज़ें इसमें बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में दी हुई है फॉर रिवीजन पर्पसेस, है ना। दूसरा है कि भैया कोई प्रेसिडेंट और गवर्नर जो हैं वो उन पे भी कोई क्रिमिनल केस नहीं चल सकता। तो दीज आर योर लाइक एक्सेप्शंस हैं ये, है ना। हमने पढ़ा था दैट इज़ एवरीबडी इज़ इक्वल इन द आइज़ ऑफ द लॉ, कोई भी लॉ बना हुआ है सबके लिए इक्वल है, लेकिन दीज आर टू एक्सेप्शंस। नाउ आई टॉक अबाउट द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना, मतलब इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। मतलब कहने का अगर मैं इसको और थोड़ा डेलिबरेटली कर जाऊँ, थोड़ा और डीपली इसको समझाऊँ, देन मतलब इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड इक्वल शुड नॉट बी ट्रीटेड इक्वली विथ अनइक्वल, है ना। मतलब कहने का देश है कि हमारा जो देश है, तो इसमें क्या सारे इक्वल है क्या भाई? बिल्कुल नहीं सर, कैसे इक्वल है? हमारे देश में अलग अलग ग्रुपिंग कर रखी है हम लोगों ने, लाइक ST SC OBC,
योर EWS, हमारे स्पेशली एबल्ड वुमेंस, चिल्ड्रंस, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि भैया मतलब हम ये चाहते हैं कि इक्वल जो है इक्वल के साथ मतलब उनको ट्रीट किया जाए, इक्वल का इक्वल के साथ हो, इक्वल के साथ अनइक्वल ना हो जाए, है ना। मतलब मान लेते हैं कि आप ST SC कैटेगरी के हैं, तभी तो बनवाया गया था इसे, है ना, ताकि उनको अपग्रेड किया जा सके, है ना। दैट इज़ द थिंग। अगर सीधे शब्दों में बोला जाए तो इसके लिए गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाती है। मतलब सीधे सीधे बोला जाए तो कह सकते हैं कि मुकाबला जो है वो बराबरी वालों से होना चाहिए, है ना। तो फर्दर डिवीज़न नहीं होता इसमें वैसे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। दूसरी चीज़ है, बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं सीधे सीधे हैं, यू कैन रीड इट आउट, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर आर्टिकल 15। ओके ओके, सो आर्टिकल 15 कहाँ गया भाई, आर्टिकल 15। ओके, नेक्स्ट पेज। सी दिस इज़ आर्टिकल 15, ठीक है। क्या कहा जाता है भाई कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, योर प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। मैन वुमेन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी होता है, ठीक है। तो एज एन सिटीज़न ऑफ इंडिया हमें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि ये सारी चीज़ें ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो मैन वुमेन पे, चाहे कहीं भी, है ना। तो दैट इज़ रिटन ओवर हेयर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि भाई नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम शुड बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी और रिस्ट्रिक्शंस, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ कि सबको भैया है एक्सेस टू शॉप, सब लोग पब्लिक रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, है ना, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सारे लोग होटल में जा सकते हैं, पब्लिक इंटरटेनमेंट पर मतलब प्लेसेस पे जा सकते हैं, सिनेमा घरों में जाइए आप, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए आपके साथ वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें मेंशन हैं इसमें, है ना। आप लोग वेल्स यूज़ कर सकते हैं, टैंक्स यूज़ कर सकते हैं, पाथिंग घाट यूज़ कर सकते हैं, है ना, रोड, प्लेसेस, पब्लिक रिजॉर्ट्स, ठीक है, जो भी होली और पार्शली जो हमारा स्टेट फंड जो हमारा देखता है जनरल पब्लिक यूज़ के लिए जो है, आप हर जगह जा सकते हैं, है ना। अब यार ऐसा ना कह देना कि सर ने बोला था कि भैया आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है कि हम रेस्टोरेंट्स में और पब्लिक होटल्स में जा सकते हैं, पब्लिक इंटरटेनमेंट प्लेसेस पे जा सकते हैं, तो बिना टिकट लिए चले गए सिनेमा देखने कि भैया हम तो आर्टिकल 15 पढ़ के आए हैं, हमारा राइट है देखना, हमें देखने दो। तो ऐसा नहीं करना यार, टिकट विकट लेके जाना सिनेमा देखने। आजकल कश्मीर फाइल की लहर चल रही है ना। तो ओके, कहाँ मैं टॉपिक से डाइवर्ट कर जाता हूँ यार सिनेमा विनेमा के चक्कर में। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज़ कि भाई और क्या क्या है इसके फर्दर। तो इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे, ठीक है। दे आर 4 एक्सेप्शंस इन दिस, ठीक है। भैया एक्सेप्शन हर जगह है यार, देखो। तो इसमें पहले वाले में क्या कहता है ये कि स्टेट जो है वुमेन के लिए और चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है, ठीक है। पहले वाले में लिखा हुआ है कि ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मतलब पहले हमने डिस्कस किया था कि भैया आप कास्ट के या फिर सेक्स के ऊपर या फिर चिल्ड्रन के ऊपर ऐसा कोई मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारा जो है क्या बोलेंगे इसको, एक्सेप्शंस है ना। तो ये कहता है कि स्टेट जो है वुमेन के लिए और चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है। दूसरा क्या कहता है, दैट स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, है ना, ऑफ सिटीजन ऑफ SC एंड ST, ठीक है। जो भी सिटीजन है SC ST हैं, तो एजुकेशनल जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है सरकार, ठीक है। तीसरा क्या कहता है कि इसमें ये कवर करता है कि भाई जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लाइक योर ST SC के जो हैं अगर आप, तो एजुकेशनली बैकवर्ड जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनमें भी रिजर्वेशन का जो प्रोविज़न होता है वो दिया जा सकता है, ठीक है। इसके तहत OBC को भी मिल जाता है ना। दिस इज़ इट रिटन ओवर हियर कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक नया जोड़ा गया है भाई दैट इज़ योर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, आप लोग EWS के बारे में भी जानते होंगे कि स्टेट उनके लिए भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन का प्रोविज़न दे सकती है। एक्चुअली 10% दिया भी है ना, 10% दिया भी है। 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, क्या राइटिंग है मेरी यार, कम ओके। 103 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके तहत दिया भी गया है, ठीक है। तो आप नीचे पढ़ सकते हैं यहाँ पर,
ये रहा 10% रिजर्वेशन टू EWS 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, है ना। उसके बाद मैं अब बात करूँ तो ये रहा आपका आर्टिकल 15, इतना ही था। आर्टिकल 16 पे हम लोग मूव ऑन करते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड वे में लेके चल रहा हूँ मैं, टोटली योर एग्ज़ाम ओरिएंटेड व्यू से, है ना। देख रहे हैं हम सारी चीज़ों को, ताकि यू विल एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद ईज, जहाँ तक मैं बता रहा हूँ, है ना। तो आर्टिकल 16 अभी डिस्कस करते हैं हम लोग। ओके, देयर यू गो, दिस इज़ योर आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू पब्लिक सर्विसेज ऑल सिटीजन्स, है ना। जैसे कि हमारे पहले हमने पढ़ा था कि पब्लिक ऑफिसेस में या फिर सबके लिए खुली हुई हैं, ठीक है। अगर आप काबिल हैं तो आप पद ले सकते हैं, ठीक है। सरकारी नौकरी सबके लिए ओपन है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है ना। इफ़ यू हैव दैट देन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, ओके। उसके बाद ये सिंपल लिखा हुआ स्टेटमेंट, यू कैन गो थ्रू द स्टेटमेंट्स। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स मैटर टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ एनी ऑफिस और स्टेट, ठीक है। किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस, सिंपल, है ना। तो वही चीज़ है कि किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा इन पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। बट इफ़ आई टेक एन एग्जांपल कि भैया मैं कोई प्राइवेट बिजनेस रन कर रहा हूँ, कोई प्राइवेट फॉर्म अगर चला रहा हूँ मैं, और मैं बोलूँगा कि भैया सिर्फ मेरे को 10 लोग चाहिए और 10 के 10 सिर्फ बॉयज़ होने चाहिए, तो नो वन कैन फोर्स मी, है ना। कि वहाँ पर मेरे को कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप लड़कियों को रखो, या फिर मैं बोलूँ कि मैं सिर्फ लड़कियों को रखना चाहता हूँ 10, तो भी कोई मेरे को फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग। तो ये हो सकता है ना। अब इसके साथ भी एक्सेप्शंस हैं कुछ, इसके साथ भी 4 एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो इसमें पहला पहला दूसरा देख लेना यार, मैं समझा देता हूँ आपको, है ना। तो एक्सेप्शंस क्या है कि भाई पार्लियामेंट जो है कानून बना के कोई भी नौकरी किसी के लिए भी पर्टिकुलर रेजिडेंस अगर कोई है तो उसके लिए रिजर्व कर सकती है, ठीक है। कि भैया ये नौकरी सिर्फ इसी को मिलेगी, एंड ओनली इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ठीक है, एज रिटन ओवर हियर, ठीक है ना। दूसरा जो है स्टेट रिजर्वेशन दे सकती है बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स को नौकरियों में, लाइक ST SC OBC जो होते हैं उनको नौकरियां दे सकती हैं, जो कि बैकवर्ड क्लासेस हैं ना, उनके लिए। कुछ नौकरियां जो हैं जो धर्म के से लिंक्ड हैं, लाइक कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई मस्जिद वगैरह हो गया ना, तो उनको तो नौकरियां उसी को मिलेगी जो रिलीजियस ग्रुप का मेंबर है ना। तो दिस इज रिटन इन वेयर, ओके, बैकवर्ड एंड religious and dominated institutions governing should be domination, okay, written in 16(3). ओके, लास्ट जो चीज़ है उसमें मैं बता रहा हूँ कि आपको एक न्यू ऐड किया EWS कि भैया स्टेट जो है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है EWS वालों को, ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो है ना उनके लिए भी स्टेट रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है, किस में, एम्प्लॉयमेंट में। मैंने 15th में जो आपको बताया था दैट इज़ रिलेटेड टू योर एजुकेशन, वो एजुकेशन की बात कर रहा था, और जो मैंने इसमें बताया है 16 में वो दैट इज़ टॉकिंग अबाउट योर एम्प्लॉयमेंट, ओके। तो दिस इज़ योर आर्टिकल 16। नाउ मूविंग ऑन टू योर आर्टिकल 17, ओके, दिस इज़ आर्टिकल 17। तो जो हमारा आर्टिकल 17 है दैट डील्स विद एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, है ना। और अनटचेबिलिटी को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ पर लिखा हुआ है दैट नॉट डिफाइंड, है ना। तो ओके, इसको ज़रा बिठाया जाए ताकि पढ़ने में परेशानी ना हो आपको, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो पार्लियामेंट को बोला गया कि आप किसी भी तरह से लॉ बनाओ और इसको ख़त्म करो, ठीक है। अब किसी को अच्छा नहीं लगता कि भाई तू यहाँ खाना नहीं खा सकता, तू यहाँ नहीं बैठेगा, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस, है ना, पनिशेबल टू अकॉर्डेंस टू लॉ, शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। तो पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो पार्लियामेंट ने पहले एक बनाया दैट इज़ योर अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, ठीक है, ये रहा, ओके। एंड फिर उसका नाम चेंज करके रख दिया गया द सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1976, या ओके।
बट जो हमारा अनटचेबिलिटी है उसके केस में क्या बोला जाता है कि भैया गिल्टी अनटिल प्रूवन इनोसेंट, है ना। पहले भैया तुम साबित करो कि तुमने ये नहीं किया है। ओके, तो दिस इज द थिंग। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आर्टिकल 18। तो आइए आर्टिकल 18 पे चलते हैं, ठीक है। आर्टिकल 18 सेज भैया एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, कि आप कोई टाइटल नहीं रख सकते, ठीक है। अब सब इक्वल हैं, सब बराबर हैं, है ना। तो हम आपके नाम के आगे राजा महाराजा कुंवर वगैरह नहीं लगाएंगे भैया, ठीक है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट मिलिट्री और एकेडमिक में टाइटल नहीं होता, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, है ना। लाइक प्रोफेसर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, व्हाटएवर, है ना। तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि जो ये रैंक स्ट्रक्चर है, आप ज़रूर याद कर लें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, बिकॉज एक क्वेश्चन आ सकता है, कभी पूछ लेता है। एफ कैट में तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, बट आर्मी में भी, सॉरी, योर सीडीएस एग्जामिनेशन में भी कभी कभी कवर किया जाता है ना। रैंक स्ट्रक्चर को पैरेलली रख के कंपेयर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ओके, मूविंग ऑन। तो जैसे कि ये हो गया एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। अगर कोई नागरिक जो है फॉरेन स्टेट से भी कोई टाइटल नहीं ले सकता, कोई भी नागरिक जो है फॉरेन स्टेट से भी कोई टाइटल नहीं ले सकता। लाइक भारत रत्न या फिर पद्म भूषण जैसे जो भी टाइटल, इनको टाइटल नहीं माना गया, तो इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि भाई पद्म भूषण अवार्डी ये नाम है इनका, जो भी नाम है, या फिर पद्म भूषण अवार्डी ये, ठीक है। तो ये सारे को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखे हुए हैं, है ना। उसके बाद अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन भारत की ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है, या फिर भारत के अंदर गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है किसी भी तरह का, या फिर और किसी फॉरेन स्टेट से टाइटल ले रहा है, तो उससे आपको पहले प्रेसिडेंट से जो है ना कंसेंट लेना पड़ेगा। कम ऑन यार, तो आपको जो है प्रेसिडेंट से कंसेंट करना पड़ेगा उसके लिए। आ जाओ, ये रहा, आपको विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कंट्रोल करके बैठा हुआ है कोई भी व्यक्ति, तो प्रेसिडेंट की कंसेंट के किसी भी तरह का प्रेजेंट, या फिर मतलब कोई भी अगर प्रेजेंट आपको लेना है, या फिर अनॉलमेंट, या फिर किसी तरह का फॉरेन ऑफिस मिल रहा है आपको फॉरेन स्टेट में, तो आपको वो लेना है, तो आपको पहले प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा। या फिर अगर आप किसी मतलब भारत के नागरिक नहीं हैं, या फिर भारत के ऑफिस के अंदर ऑफिस के प्रॉफिट में है, मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है, तो भारत के अंदर गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, तो किसी तरह का फॉरेन स्टेट से वो टाइटल ले रहा है, तो प्रेसिडेंट साहब का कंसेंट लेना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर एक मैं एग्जांपल लूँ, कोई आईएएस है, ठीक है, और उसको बाहर देश से कोई अपॉर्चुनिटी आई, तो प्रेसिडेंट साहब की अनुमति के बिना उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर सकता, है ना। किसी भी तरह का गिफ्ट या फिर प्रेजेंट नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। वेरी कॉम्पैक्ट फॉर्म में ये पीडीएफ बनाता हूँ मैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है जो भी मैं डाटा लेता हूँ। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, है ना। बहुत ज़रूरी है आपको ये करना, ताकि हमें पता चल सके कि भैया आपको कंटेंट समझ में आ रहा है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द टॉपिक, यू कैन डायरेक्टली आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स, और आप टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। वी आर हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। एंड या, दिस इज इट देन। आज आर्टिकल 18 तक कवर किया है मैंने। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी कवरिंग फ्रॉम 19 टू 22, है ना, एंड देन 23 ऑनवर्ड्स हम लोग कवर कर लेंगे। सो बस आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम्स आर नियर। आई होप दिस हेल्प्स इन योर एग्जामिनेशन, है ना। ओके देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।